अच्छा, आज क्या शुरू करना है? आर्टिकल 32। देखो, हमें पता है कि भाग 3 में जो भारतीय संविधान है उसमें क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट। ठीक, ये फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? मतलब भाग 3 ये कह रहा है कि ऐसे कुछ अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना भौतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन का विकास नहीं कर सकता। यानी इन अधिकारों के बिना जीवन कैसा है? संभव नहीं है। मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी बताओ, ऐसा क्या है कि ये जो भाग 3 है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है? इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो कि अगर हम तुम्हें 1 लाख रुपए दें और कहें इसको रखो, खर्च करने की अनुमति ना दें, तो तुम्हारे जीवन में उस 1 लाख का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं ना। जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर अगर हम 30 की बात करें, 31 खत्म हो गया ना। क्या था 31? संपत्ति का अधिकार। 31 खत्म हो गया। अगर 14 से लेकर 30 अधिकारों की बात करें तो ये अधिकार निराधार हो जाएंगे यदि इसको 32 ना दिया जाता तो। नहीं समझे? अनुच्छेद 32 क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा और जो भी उसका मूल अधिकार छीना गया उसको वापस लेने का प्रयास करेगा। तो अगर 32 ना होता तो जो भी मूल अधिकार है भाग 3 में उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अनुच्छेद 32, ठीक है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को क्या जारी करने की शक्ति दे रहा है? रिट जारी करने की शक्ति दे रहा है। रिट कब जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इस अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है? 5 रिट। कौन कौन सी? पहला, हैबियस कॉर्पस। दूसरी, मैंडेमस। तीसरी, प्रोहिबिशन। चौथी, सरसरी। पांचवी, क्यों वारंटो। ठीक है, इनका हिंदी क्या है? हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका परमादेश, इसका प्रतिषेध, इसका उत्प्रेषण और इसका किस अधिकार से या अधिकार परीक्षा। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि रिट क्या होती है तो रिट उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ ऐसी शक्तियां हैं यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस अधिकारों को बचाने के लिए, उस अधिकारों को पुनः दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी करेगी? रिट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। एक एक करके समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले उठा लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है? लैटिन शब्द है हैबियस कॉर्पस ना। हैबियस कॉर्पस कोई शब्द नहीं है, मतलब अंग्रेजी या हिंदी शब्द नहीं है इसका। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करो। कहां पर? कहां पर? मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के समक्ष।
देखो इसको उदाहरण समझो। यदि कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, इसको पुलिस वाले उठा के ले गए किसी अपराध के तहत, इसने कोई अपराध किया और पुलिस वाले क्या ले गए, इसको उठा ले गए, ठीक है। इसका दोस्त है मिस्टर वाई। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अनुच्छेद 22 के तहत उसके कितने अधिकार हैं? अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? 4 अधिकार। कौन कौन से? उस 4 अधिकारों में से एक अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर इस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वालों ने ना ही एफआईआर जारी की, ना ही कोई चार्जशीट डाली, और उस व्यक्ति को थाने में बैठा ले रखा। कितने घंटे से ऊपर? 24 घंटे से ऊपर। तो ऐसे में देखो, जो अपराधी व्यक्ति जो गिरफ्तार है वो तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कौन? इसके रिश्तेदार, नातेदार या दोस्त, आया ना, या कोई इसका मित्र। जब वो देखेगा कि 24 घंटे से ज़्यादा इसको पकड़ा गया है, पुलिस ने इसको कस्टडी में रखा है, लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और टाइम हो गया 1 दिन से ऊपर, तो इसका दोस्त या इसके रिश्तेदार क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एक याचिका लेकर। उस याचिका का नाम क्या है? हैबियस कॉर्पस। इस हैबियस कॉर्पस को कहां भेजा जाएगा? न्यायालय। हम अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं, है ना, तो किसके तहत कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज इस याचिका की जांच करेगा और जांच करके पाएगा कि जो भी शिकायत दर्ज हुई है वो सही है, तो पुलिस वालों को आदेश दिया जाएगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हमारे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। समझ में आया बात? और न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो पुलिस वाले से पूछेगा कि आपने 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए उसको गिरफ्तार क्यों किया, हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। आधार गलत पाया गया, पुलिस वाले का जवाब नहीं दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पुलिस वालों को ये आदेश दे देगा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसको तुरंत रिहा कर दिया जाए। समझ में आ गई बात? पक्का? श्योर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। कहां पर? निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने। यदि ऐसा नहीं हुआ, यानी पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ना ही चार्जशीट फाइल की, ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, उसको क्या किया? सिर्फ बैठा ले रखा, तो उसका दोस्त या उसका मित्र या उसका रिश्तेदार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाएगा और हैबियस कॉर्पस नामक रिट जारी करने का आवेदन करेगा, आग्रह करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो एग्जामिन करेगा और आदेश जारी करेगा कि उसको, पुलिस वालों को, कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार है उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए। और पुलिस वालों से पूछेंगे कि आपने इतनी देरी से विलंब क्यों किया। अगर आधार ठीक है तो चलो उसको कस्टडी दे दी जाएगी, लेकिन आधार नहीं, पुलिस वाले जवाब नहीं दे पाए, तो मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसको रिहा करने का आदेश जारी कर सकेगा। हाँ पूछो। तुम्हारे घर में किसी को बैठा लिया जाए, उसको बिना गिरफ्तारी का कारण बताए हुए, तुम पूछोगे नहीं? क्यों नहीं बताओगे? आपने बैठाला क्यों रखा? आप एफआईआर लिखिए, आपको केस चार्जशीट करिए ना, चार्जशीट के साथ आप पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी भेजिए। आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। रिट का मतलब ही यही है, यदि मूल अधिकार को उल्लंघन हो रहा है तो हाथों हाथ तुम्हारी रिट एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि मूल अधिकार की बात है। ये कोई आम अधिकार नहीं है, ये कोई लीगल राइट नहीं है, ये आपका क्या है। और हम मूल अधिकार पढ़ाते समय ये पढ़ा चुके हैं कि इनके बिना जीवन का कल्पना करना भी क्या है, संभव नहीं है। तो अगर मूल अधिकार की बात होगी तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सुनेगा। ठीक। एक चीज और, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर पुलिस वाले ने पकड़ा है तो कौन हो गया, कौन इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट। लेकिन मान लो आप कहीं किराए में रह रहे हैं या आप यहां मेरे पास पढ़ने आए
और हमने तुम्हें बंदिश बना के रख लिया घर पे, यहाँ पर 3 दिन तुम नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे, तो तुम्हारे घर वाले कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? इससे कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार छिन रहा तुमसे? तुम्हारी कौन सी लिबर्टी छिन रही है इससे? बिल्कुल स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन का, आपकी पर्सनल लिबर्टी को किसने छीन लिया? किसने छीना? हमने छीना या पुलिस वालों ने छीना? हाँ या ना? तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और वहां से रिट निकलवाने के लिए आग्रह कर सकता है। कौन सी? हैबियस कॉर्पस। मतलब समझ में आया? इसका क्या मतलब है? सशरीर प्रस्तुत करना। किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ। सरकार का मतलब क्या है यहाँ पर? राज्य का मतलब क्या है? यह मतलब निजी और राज्य दोनों के खिलाफ। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या क्या आ रहा है? सब कुछ, चाहे वो संघ की संसद हो, चाहे संघ की सरकार हो, चाहे राज्य का विधानमंडल हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, और चाहे अदर बॉडीज हो, ऐसी बॉडीज जहां पर सरकार का पैसा लगा है। कोई भी यदि व्यक्ति आपको 24 घंटे के ज्यादा समय तक गिरफ्तार रखता है तो उसका मित्र, उसका रिश्तेदार आर्टिकल 32 का तहत यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट निकलवाने का आग्रह कर सकेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? दूसरी देखो, ये क्या है? मैंडेमस। मतलब हम आदेश देते हैं। किसको? किसी सरकारी आदमी को। जैसे मिस्टर अतुल कुमार, इनके पास पैसा आ गया अचानक से और अतुल के मन में आया क्यों ना एक फैक्ट्री खोली जाए। ठीक समझते रहना, क्या खोली जाए? फैक्ट्री। किस चीज की? किस चीज की है? मेडिसिन की। चलो, तो फैक्ट्री खोलने के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत है, पड़ेगी, और ड्रग इंस्पेक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा, एनओसी चाहिए होगी, है ना? इन सब को करने के बाद कहां जाओगे तुम? गवर्नमेंट ऑफिस। क्यों? लाइसेंस चाहिए। किस चीज के लिए? मेडिसिन बेचना है। ड्रग इंस्पेक्टर से अप्रूवल चाहिए। किस चीज के लिए? मेडिसिन बेचनी। गवर्नमेंट ऑफिसर जानबूझकर या अनजाने में जो उसका कार्य है वो नहीं कर रहा है। मतलब तुम्हें लाइसेंस मांगना था, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं जो कोई भी फैक्ट्री, दवा की फैक्ट्री खोलने के लिए जरूरी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, पैसा भी है और सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है तुमसे रिश्वत लेने के चक्कर में अपने काम को टाल रहा हो या ना कर रहा हो। तब ऐसी वजह से मिस्टर अतुल कहां चले जा सकते हैं? कहां पर? किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कहेंगे कि ये जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, अपना जो काम है, जो सरकार का आदेश है ऐसा काम करने के लिए, वो या तो कर नहीं रहा है या टाल रहा है। कृपया आप आदेश दीजिए किसको? कि वह इस पेंडिंग काम को करे और मुझे अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान करे। समझ में आ गई बात? पक्का? तो आदेश किसको दिया गया? सरकारी। समझ में आई? यानी मैंडेमस केवल और केवल किसके लिए जारी किया जा सकता है? केवल और केवल सरकारी अधिकारी के लिए। ठीक? लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? सरकारी आदमी को छोड़कर किसी के खिलाफ? और थोड़ा बताओ। ये तो समझ आया, सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी की जाएगी, किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती? तो 2 पद सुनो, 2 पद इसके अपवाद हैं। कौन कौन से? भारत का प्रधान राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्य का गवर्नर। इनके खिलाफ कभी भी परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकेगा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके खिलाफ भी जारी
नहीं की जा सकती। दो हो गए, पहला, दूसरा, और तीसरा, किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हाँ या ना, आज छुट्टी है, नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे खिलाफ तुम परमादेश जारी नहीं करवा पाओगे कि हम आदेश देते, आदेश सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं दे पाएगी। क्यों? लेकिन आज से 2 साल पहले की स्थिति क्या थी? मान लो और अपनी कुर्सी में बैठकर हम जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, या टाल रहे हैं, या पैसों की इच्छा में उस काम को लटका रहे हैं, तो वह व्यक्ति मेरे खिलाफ जा सकता था कि आप उस समय उस पोस्ट पे थे और परमादेश अपने तहत आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश दे देगा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो 3 लोग के खिलाफ, भारत के राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य के गवर्नर, न्यायिक संस्थाएं और निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी कभी नहीं किया जाएगा। ठीक, तीसरी लिए प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध। देखो क्या है, इसको समझो, किसी एग्जाम्पल समझो, जैसे मुस्कान। मुस्कान ने कोई ऑनलाइन गेम खेला, पैसा आ गया और उस पैसे को किसी तीसरे आदमी को दे दिया। थोड़ा समझो, एग्जाम्पल है एक तरह से। मान लो मुस्कान ने कोई ड्रीम 11 खेला, ड्रीम 11 से उनको कितना मिल गया? 1 करोड़। और तुम इनके दोस्त हो, तुमने इनको पैसे दे दिए कि अरे मुस्कान तुम जीत गई हो, एक काम करो 10 लाख रुपए हमको दे दो। 10 लाख दे दिए, ट्रांजेक्शन हुआ। इस ट्रांजेक्शन की खबर पहुंची किसको? किसको? साइबर क्राइम। ठीक, साइबर क्राइम की नजर गई कि इनके खाते में अचानक से रिकॉर्ड कहां से आया। ठीक, इनसे पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए, तुमसे पूछा, तुम भी जवाब नहीं दे पाए। तुम्हारे खिलाफ और मुस्कान के खिलाफ मुकदमा चलना का चाहिए, कौन सा, आपराधिक न्यायालय कि सिविल न्यायालय? ये मुकदमा कैसा है, क्राइम कैसा है? आपराधिक है। मुकदमा चलना चाहिए कहां पर, दीवानी या फौजदारी? फौजदारी में चलना चाहिए, लेकिन इनका मुकदमा चलने लगा कहां पर? दीवानी मामले में। समझ में आई बात? दीवानी मामले में मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलते चलते मुस्कान को किसी विद्वान आदमी ने बताया कि तुम्हारा मुकदमा तो आपराधिक है, दीवानी मामले को ये मुकदमा सुनने की मतलब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम ही मिल गए कि यार तुम मुस्कान, तुम तो फंस जाओगी, ये कोई भी मुकदमा निर्णय देंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये मामला किसका है? फौजदारी से। तुम्हारा मामला तो इस अधिकार क्षेत्र से बाहर है और एक रिट जारी करो, तो तुम कहां जाओगी? और सुप्रीम कोर्ट से कहोगी कि इस न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय की सुनवाई कर रहा है, मुझे अनुच्छेद 21 और 19 और भी कई सारे अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है। कृपया दीवानी मामले से छीनकर मुकदमा कहां ले जाएं? फौजदारी। और जैसे ही प्रतिषेध जारी होगा, दीवानी मामले से मामला छीन के कहां चला जाएगा? फौजदारी। समझ में आ गई बात? पक्का? यानी ये क्या कह रहा है, प्रतिषेध क्या कह रहा है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले के निर्णय की सुनवाई कर रहा है, यानी निर्णय दिया नहीं, सुनवाई कर रहा है, सुनवाई को बीच में रोकते ही सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर देगा? प्रतिषेध, और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा और कहेगा ये क्षेत्र आपका नहीं है, कृपया आप इस केस को उसको ट्रांसफर कर दीजिए। समझ में आ गई बात? पक्का? इसको एक ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमने अपने क्षेत्र के आसपास कई सारे पेड़ काट दिए। क्या कर दिया? तो पर्यावरण का नुकसान किया ना तुमने, कर दिया। तुम्हें उठा ले गया कहां? पुलिस वाले। इस मामले की सुनवाई होनी कहां चाहिए थी? पर्यावरण के लिए अगर नुकसान हो रहा तो कोई अलग ट्रिब्यूनल होता है ना, कौन सा है वो? अगर मामला पर्यावरण से संबंधित है तो सुनवाई कहां होगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सुनवाई यहां ना होकर कहां हो रही है?
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत प्रतिषेध की रिट जारी करेगा और कहेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से ये मामला बाहर है, कृपया इस केस को कहां ट्रांसफर कर दो, एनजीटी। तो प्रतिषेध कब जारी की जाएगी? पहली शर्त, जब मामले की सुनवाई जारी है, निर्णय नहीं आया, सुनवाई जारी है, सुनवाई जारी सुनवाई को रोक दिया और केस को कहां वापस कर दिया? उस अधिकार क्षेत्र में जो उसका अधिकार क्षेत्र है। आ गई बात समझ में? पक्का? श्योर? तीसरी चौथी कौन सी है? उत्प्रेषण। बस प्रतिषेध और अच्छा हाँ, किसके खिलाफ जारी की जाएगी प्रतिषेध? सिर्फ और सिर्फ न्यायिक संस्थाओं या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ। बस ये क्या होता है? न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती हैं? एसपी साहब क्या करते हैं यहाँ के? डीएम साहब क्या करते हैं? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्या वो कभी कोई निर्णय देते हैं कि इस व्यक्ति को 7 साल की सजा दे दी जाए, इस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाए? तो जो भी संस्थाएं न्यायिक वही कहलाएंगी जो कोई निर्णय दे रही हो। वही इसी के नीचे जो कभी अर्धन्यायिक संस्था है, कभी नहीं। अर्धन्यायिक संस्था का मतलब जैसे संसद क्या है? संसद का काम क्या है? टू मेक लॉ। लेकिन संसद जैसे ही राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट लगता है तो संसद कैसा काम करने लगती है? संसद निर्णय देने पे आ जाती है ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा तो राष्ट्रपति को हटा दो, नहीं लगा तो निरस्त कर दो। तो निर्णय दिया किसने? तो उस समय संसद क्या काम करेगी? तब वो संसद अर्धन्यायिक संस्था के रूप में काम करेगी। जैसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो तब किसके पास अधिकार है? संसद के पास। इस समय संसद कैसे रूप में है? अर्धन्यायिक संस्था के रूप में, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गई बात? जब ये कभी कभी अपने इस रूप में आए, जब ये कभी कभी कुछ निर्णय दे तो ऐसी संस्था को क्या कहेंगे? अर्धन्यायिक संस्था। मतलब इसका फुल फ्लेज काम नहीं है। फुल फ्लेज काम किसका है? निर्णय देना। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये फुल फ्लेज काम करते हैं ना, जिनका काम ही है क्या? निर्णय देना। लेकिन संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। लेकिन कभी कभी देखा गया, कभी कभी मतलब किन्हीं परिस्थितियों में कि संसद कानून बनाने से अलावा भी कुछ काम कर रही। जैसे राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा उस समय संसद कैसा काम कर रही है? संसद वर्क एज क्वासी जुडिशियल। जब किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है संसद में, तो उस समय संसद कैसा काम कर रही है? समझ में आ गई बात? पक्का? न्यायिक संस्थाएं और अर्धन्यायिक संस्थाओं में अंतर। चलो कहाँ थे? हाँ, इसमें देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कोई खास अंतर नहीं है, बस एक अंतर है, बाकी सब एक जैसा। प्रतिषेध में क्या था? बस प्रतिषेध में मामले की सुनवाई जारी है और तब उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर करके अधिकार क्षेत्र में ले आया गया। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय ने क्या दे दिया? निर्णय दे दिया। इस निर्णय को गलत साबित करोगे और उल्टा करोगे, पलटोगे। निर्णय को निरस्त करना या निर्णय को पलट देना, अगर ऐसी कोई रिट है तो किस रिट के तहत कहलाएगी? उत्प्रेषण। जैसे एग्जाम्पल, तुमने पेड़ काटे, अपराध किया, मिस्टर एक्स ने अपराध किया, पुलिस वाले आ गए, उठा ले गए। उठा के मामला कहाँ चलना चाहिए? एनजीटी। मामला चलना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। मामला चल कहाँ रहा है? मामला चला भी और निर्णय भी दे दिया। क्या दे दिया? 2 वर्ष की सजा। अब मिस्टर एक्स सजा काट रहे हैं इस समय, ठीक, क्योंकि इनको पता नहीं था प्रतिषेध की रिट के बारे में। समझना, मिस्टर एक्स को प्रतिषेध नहीं पता है और उनको सजा मिल गई, सजा काटने के लिए तैयार भी हो गए। अब जेल में कोई व्यक्ति मिल गया जिसने कभी यूपीएससी की तैयारी की होगी, तो कह क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बताया होगा कि भैया पेड़ काटे थे, पुलिस वाले आए, उठा ले गए, मामला चला और मामले 2 वर्ष की सजा दे दी। कहाँ चला? यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कैसी बात कर रहे हो यार?
तुमने पेड़ काटा, मामला एनजीटी का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तुम्हें कैसे सजा दे दी, तब इनकी दिमाग घूमेगा, या अपने दोस्त को फोन करेंगे या जो मिलने के लिए आएगा वो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट आती है जिसका नाम क्या है, जारी करो, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया उसको पलटने का प्रयास करो। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एग्जामिन करेगा, जांच करेगा, और जांच करते हुए पाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ, मामला सुनना चाहिए, सुनना किसको चाहिए था, लेकिन सुना किसने, निर्णय देना किसको चाहिए था, निर्णय दिया किसने, यानी गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या एक बार खत्म करना तो फिर पूछ लेना। तुरंत सेक्रेटरी मतलब उत्प्रेषण रिट जारी होगी और मामले को निरस्त कर दिया जाएगा, निर्णय को पलट दिया जाएगा, और निर्णय किसको भेज दिया जाएगा, एनजीटी को। अब एनजीटी जो कहे वो मानना पड़ेगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, अधिकार क्षेत्र से बाहर सुने काम कर लोगे, टाइम बचाने के चक्कर में तो अपने अधिकारों के साथ खेलने दोगे क्या उसको। सबका अधिकार क्षेत्र भाई, संविधान के दायरे में सबको रह के काम करना है, जो काम तुम्हारा है वही तो करोगे। एनजीटी का काम है पर्यावरण के संरक्षण को बचाए रखना, पेड़ काटने वाले को सजा देना, तो ये क्यों कर रहे हो। अगर यही काम यही कर रहे होते तो फिर एनजीटी को बनाया क्यों किया। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो काम जिसका है वो वही करेगा, जिसका काम उसी को साझे। समझ में आई बात, पक्का। तो उत्प्रेषण कब जारी होगी, जब निर्णय आ गया हो। प्रतिषेध कब जारी होगा, जब निर्णय नहीं आया लेकिन सुनवाई चल रही है, और सुनवाई चलते हुए उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई चल रही है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, प्रतिषेध की रिट जारी करके उस मामले को किसी और को ट्रांसफर कर देगा। आगे बात, पक्का। नेक्स्ट देखो, हाँ बिल्कुल, फिर एनजीटी जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। देखो 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 देखो, ये सब प्रावधान क्यों किए गए, ताकि आपके अधिकार सुरक्षित रहें। समझ रहे हो। तो इसका लूप होल्स मत निकालो, ड्रॉबैक्स तो हर चीज के होते हैं, तुम्हें क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट है। हर एक आदमी के दो पहलू होते हैं कि नहीं होते, एक पॉजिटिव एक, तो जरूरी है नेगेटिव देखो, पॉजिटिव देखो उससे पॉजिटिव ले लो। मास्टर सिगरेट पीता तो हम भी पियेंगे सिगरेट, लेकिन मास्टर 8 घंटे पढ़ता था तब, तो वो लो ना यार, नहीं समझे। और आदमी कितना खिंचता है, अजय देवगन की सिगरेट पीने की बड़ी स्टाइल अच्छी है यार, वैसे झुक के कंधा पीता, बड़ा मजा आता है, अब हम भी वैसे बनेंगे। लेकिन अजय देवगन मेहनत कितनी करता है। या शाहरुख खान चेन स्मोकर है, बहुत पीता सिगरेट, मैं भी सिगरेट पीऊंगा शाहरुख खान बन जाऊंगा, बन पाओगे। शाहरुख खान 95 से कितने घंटे सो रहा है, 1995 से 4 घंटे, 3-4 घंटे, उतनी मेहनत कर पाओगे। तुमने सीखा क्या, सिगरेट पीना, उसकी मेहनत नहीं सीखी। पॉजिटिव देखो यार, नेगेटिव मत देखो किसी भी चीज के। नेक्स्ट, अधिकार रक्षा मतलब टू व्हाट अथॉरिटी, किस हैसियत से। मतलब देखो, आज मिस्टर अभिषेक, अच्छा उत्प्रेषण और प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी की जाएगी, सिर्फ न्यायालयों के खिलाफ, और किसी खिलाफ की नहीं जारी की। ठीक, आज मिस्टर अभिषेक शाम को 5 बजे यहां पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन कल न्यूज में आए अखबार में कि मिस्टर अभिषेक को संभल जिले का नायब तहसीलदार बना दिया गया। समझना, खुजली होगी किसके, हाँ, क्यों, क्योंकि नायब तहसीलदार एक ऐसा पोस्ट है, सरकारी पद, जिसकी कुछ योग्यताएं हैं और मेहनत है। पीसीएस का पेपर निकालना पड़ेगा। ये रातों रात नायब तहसीलदार कैसे बन गए, यानी जैसे ही ये एंटी बने, तुम्हारे किस अधिकार का उल्लंघन हुआ, दिमाग लगाना। अभिषेक का नायब तहसीलदार बनना बिना किसी योग्यता के, बिना किसी एग्जाम को क्वालिफाई किए, इनको अलग से, आज ये यहां बैठे हैं, कल ये नायब तहसीलदार के पद पर बैठ गए। इन्होंने कोई एग्जाम दिया, नो डाउट नहीं दिया। क्या कोई रिजल्ट आया, क्या कोई मेरिट बनी, ये रातों रात क्या बन गए, यानी कहीं ना कहीं इनका जुगाड़ था। तो इस जुगाड़ से किसको दिक्कत होगी,
होगी क्या? कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कि नायब तहसीलदार इनको क्यों बनाया गया, हमको क्यों नहीं बनाया गया। दूसरा, लोक नियोजन में अफसर की समानता कि भाई पेपर सब दे सकते हैं, सेलेक्ट यही क्यों है, और वो भी तब सेलेक्ट होगा जब कोई एग्जाम नहीं दिया। खुजली हुई, जैसे खुजली हुई मिस्टर अतुल कहाँ भाग गए? मिस्टर अतुल तुरंत चले गए सुप्रीम कोर्ट और कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने इनको नायब तहसीलदार बनाया है उनसे पूछो किस हैसियत से। समझ में आ गई बात? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा व्हाट अथॉरिटी, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ नहीं नहीं इन्होंने 2 साल पहले भी एग्जाम दिया था, या कुछ भी सेटिंग होगी तो जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे ही वो जवाब नहीं दे पाएगा, इनका जो पोस्टिंग है, इनकी ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी? समझ में आ गई बात? इनसे पूछा जाए किस हैसियत से नायब तहसीलदार बन गए। ना ही तुम्हारे पास कोई योग्यता, ना ही कोई तुमने एग्जाम दिया, ना ही मेरिट लिस्ट आई। दिखाओ कम सिस्टम में पीडीएफ में अपना नाम, क्या ये दिखा पाएंगे? जैसे ही नहीं दिखा पाएंगे, इनकी जो वो है ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? ये आखिरी जो सारी ये है रिटें हैं, आखिर में किसको बचाने का प्रयास कर रही हैं? आपके मूल अधिकारों को। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो, ये 5 रिटें कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी और क्यो वारंटो, ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं और हाई कोर्ट के पास भी हैं। सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे? किस अनुच्छेद के तहत? और हाई कोर्ट? बस एक अंतर समझना, सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी करेगा जब तुम्हारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ हो। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट तभी रिट जारी कर सकता है जब सिर्फ और सिर्फ ओनली वायलेट द फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ किसी भी लीगल राइट का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लीगल राइट भी उल्लंघन हो रहा है, तब सुप्रीम हाई कोर्ट 226 के तहत ये रिट जारी कर देगा। समझ में आ गई बात? वोटिंग राइट क्या है? वोटिंग राइट तुम्हारा फंडामेंटल राइट है? नहीं है। कैसा राइट है? लीगल राइट। क्या अगर आपके वोटिंग राइट को छीन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा पाओगे? तब कहां जाओगे? हाई कोर्ट। किसके तहत? और वो फिर हाई कोर्ट चाहे हैबियस कॉर्पस निकाले, हैबियस कॉर्पस नहीं निकालेगी, क्या निकालेगी? मैंडेमस, प्रोहिबिशन या कोई भी रिट। तो मूल अधिकारों के साथ साथ अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट के पास कोई भी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से ज्यादा प्रभावी है। तो रिट के मामले में अधिकार क्षेत्र किसके पास ज्यादा? सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट? याद रखना, रिट के मामले में हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। पूछे क्यों तो तुम बता देना। सुप्रीम कोर्ट तब जाओगे जब केवल मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट आप मूल अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ किसी भी अधिकार के उल्लंघन पर जा सकेंगे। पक्का? उम्मीद कर रहे हैं आ गया होगा समझ में? 5 श्योर? चलो बाकी कल मिलते हैं।